तो जैसा कि बच्चों कल हम लोगों ने ओम्स लॉ वगैरह पढ़ा था, अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ में मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, कुछ चीज़ें बची थी जिसको आज हम कंटिन्यू करते हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे ओहमिक रेजिस्टर्स क्या होते हैं और नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स क्या होते हैं। तो ओहमिक रेजिस्टर्स हमारे वो होते हैं जो कंप्लीटली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिख रखा है ओहमिक रेजिस्टर्स। द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक रेजिस्टर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेटेलिक वायर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, एक्सेट्रा। इस तरीके के कोई भी हमारे मेटेलिक वायर्स हैं, वो सभी हमारे इनका जो अपना रेजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो ओहमिक रेजिस्टेंस होता है। और जब हम इसके V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं मेटेलिक वायर के लिए या कॉपर वायर के लिए, एल्युमिनियम वायर के लिए, सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए, इस तरीके के लिए, तो हमारा जो VI ग्राफ मिलता है वो लीनियर ग्राफ मिलता है, उसमें कोई कर्व वर्व नहीं मिलता है। इसका मतलब कि लीनियर ग्राफ ये साफ साफ वेरीफाई करता है कि V जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम लोग आते हैं नॉन ओहमिक रेजिस्टर पे। तो नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे ओम्स लॉ वाला ग्राफ तो V वर्सेज I का सीधा लीनियर हो रहा है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे V वर्सेज I का ग्राफ हमारा लीनियर नहीं होगा। तो हमने यहाँ डिफिनेशन भी लिख रखा है कि द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स। तो एग्जांपल के लिए डायोड वाल्व है, ट्रायोड वाल्व है, जंक्शन डायोड है, हमारा फिलामेंट ऑफ बल्ब है, ये सब हमारे नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स में आते हैं। अब इसके लिए जब V वर्सेज I का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, बल्कि एक कर्व मिलता है। अब कर्व मिलता है तो इसमें दिक्कतें क्या आती हैं, और स्ट्रेट लाइन मिलता है तो इसमें क्या आसानी होती है, इस चीज़ को देखो समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा V वर्सेज I का ग्राफ ओहमिक में लीनियर है, आप इस पे कोई भी 2 से 3 पॉइंट कंसीडर करो इक्वल डिस्टेंस पे, ध्यान रहे इक्वल डिस्टेंस पे 2 से 3 पॉइंट आप कंसीडर करो। तो जैसे हमने 1, 2, 3 पॉइंट लिया और ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने करंट वाले पे, यहाँ से ड्रॉ किया करंट वाले पे, यहाँ से ड्रॉ किया करंट वाले पे, और यहाँ से फिर वोल्टेज वाले पे, वोल्टेज वाले पे, वोल्टेज वाले पे। अब देखोगे एक चीज़ कि इसका जो यहाँ का डिफरेंस है और यहाँ का जो वैल्यू का डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस सपोज 2 एम्पियर का आ रहा है, तो यहाँ पे भी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस 2 एम्पियर ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर इस और इस वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस अगर मान लिया जाए 5 वोल्ट का आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा डिफरेंस 5 वोल्टेज का ही आएगा। ठीक है, अब जबकि नॉन ओहमिक में क्या होता है कि अगर हम कोई 3 पॉइंट या 4 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे आप कंसीडर कर लो, इक्वल डिस्टेंस पे, तो इक्वल डिस्टेंस पे हमने कंसीडर किया। अब इसको अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पे और यहाँ से इस पे, तो आप ये देखोगे कि ये भी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर नहीं आएगा, और ये डिस्टेंस भी बराबर नहीं आएगा। सपोज यहाँ अगर 5 वोल्ट का आ रहा है तो हो सकता है यहाँ 8 वोल्ट का आ जाए। सपोज यहाँ 2 एम्पियर का आ रहा है तो हो सकता है यहाँ 3 एम्पियर का आ जाए। हो सकता है इससे कम आ जाए, 1.5 एम्पियर आ जाए। तो मतलब वैल्यू चेंज होती रहती है, यहाँ पे सेम आपको नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम इससे ये सारे टॉपिक्स तो हमारे क्लियर हो गए। आज हम लोग पढ़ेंगे जितना अब तक प्रीवियस में हम लोगों ने पढ़ा है उन सब से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम आपको बता देते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आप लोग अपने घर पे ट्राई करेंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी तरीके के सवाल में, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। मैं उसका सोल्यूशन कोशिश करूंगा कि मैं आप तक पहुंचा सकूं, या कमेंट में ही मैं रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास सवाल है कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम अ पॉइंट P टुवर्ड्स अनदर पॉइंट Q इन 10 to the power -3 सेकेंड, तो व्हाट इज द करंट इन एम्पियर। कि अगर 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं किसी कंडक्टर के पॉइंट P से Q की तरफ 10 to the power -3 सेकेंड में, तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा ठीक है भाई, करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने कहा कि देखो करंट के लिए हम लोगों ने पढ़ा है Q/T,
Q बराबर हम लोगों ने पढ़ा है Ne/T। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दे दिया 1 बिलियन। अब सब लोगों को इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम तो पता ही होगा, जो मैथमेटिक्स के 5वें-6ठे क्लास में सिखाया जाता है। तो 1 बिलियन जो होता है कितने के बराबर होता है? 10 टू द पावर 9 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 बिलियन जो है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। E की वैल्यू सबको पता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। टाइम आपके सामने दे रखा है 10 टू द पावर -3 सेकेंड दे रखा है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो ये देखो बहुत आसान सा सॉल्यूशन भी है इसका कि 1.6 हो गया, 10 टू द पावर 19 है मल्टीप्लाइड बाई -19 प्लस का 9 और ये माइनस का 3 है, ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। तो आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आ गया 1.6, 19 में से 9 चला गया हमारा तो बचा माइनस का 10, माइनस के 10 में से 3 और चला गया तो हमारा बचा 10 टू द पावर -7। तो इतना एम्पियर का करंट हमारा 10 टू द पावर -3 सेकेंड में पास हो रहा है फ्रॉम पॉइंट P टू Q। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटके है। लिखा है कि एक सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। देखो कि अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्चार्जेज 6.1 इंटू 10 टू द पावर 16 सोडियम प्लस आयन एंड 4.6 इंटू 10 टू द पावर 16 क्लोरीन माइनस आयन। ठीक है, इन 2 सेकेंड। तो फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, कि फिर उस सॉल्यूशन से टोटल कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस निकालने होंगे, यानी कि यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा कि Q/T और Q बराबर Ne/T। लेकिन अब यहाँ N कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे N जो है बेटा N प्लस आयन भी काउंट होगा और सोडियम माइनस आयन भी काउंट होगा, मल्टीप्लाइड बाई E एंड डिवाइड बाई T। अब N प्लस आयन की वैल्यू आपके सामने दे रखा है 6.1 इंटू 10 टू द पावर 16। तो हमने लिख लिया 6.1 इंटू 10 टू द पावर 16 प्लस सोडियम माइनस क्लोरीन माइनस आयन की वैल्यू हमारे पास दे रखा है कि 4.6 इंटू 10 टू द पावर 16। ये भी हमने लिख लिया कि 4.6 इंटू 10 टू द पावर 16। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई टाइम दे रखा है हमारा 2 सेकेंड, तो हमने 2 से डिवाइड कर देना है इसको। ठीक है, अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस वैल्यू को इसके साथ हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 10.7 आ गया। कितना आ गया? 10.7 आ गया इंटू 10 टू द पावर 16 आ गया इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आ गया डिवाइडेड बाई 2। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे 2 से तो सीधा सीधा इससे इसको काट लो, 0.8 आ गया। अब इसको इससे आपको करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है। 10.7 को 0.8 से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 8.56 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 8.56 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि 16 है ये देखो और यहाँ -19, तो इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3 बचेगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो इतना एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन रहे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू पास अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। कि अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है इतना एम्पियर का करंट पास कराने के लिए, और उस कंडक्टिंग वायर का है, उस कंडक्टर का जो हमारा रेजिस्टेंस है 20 ओम दे रखा है, तो सिंपली हम इसके सॉल्यूशन में ओम्स लॉ लगा देंगे कि ओम्स लॉ हमारा कहता है V = IR। I हमारा दे रखा है 0.2, R हमारा दे रखा है 20, डेसिमल हटाया नीचे 10, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 टू द 4 आ गया, यानी पोटेंशियल हमारा आ गया 4 वोल्ट का। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। और ये 3 बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, बहुत आसान से क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपको हाई स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग जो था बेसिक एकदम इनिशियल स्टेट वाले क्वेश्चन वो मैंने कराए। ठीक है, तो अब हमारा चौथा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ। 2 वायर हैं, दोनों की मटेरियल जो है सेम है, उसकी लेंथ जो है सेम है,
और हैव रेडाई R1 एंड R2। अब उनका रेडियस जो दिया है वो अलग अलग दिया है। कंपेयर करने को बोला गया कि कंपेयर देयर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटीज, कि उनका रेजिस्टेंस क्या होगा और उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो सीधी सी बात, मैंने आप लोगों को जिस दिन रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट बताया था उस दिन हमने एक बात बताई थी कि अगर नेचर ऑफ मटेरियल सेम है तो वायर किसी भी क्रॉस सेक्शन का हो, किसी भी लेंथ का हो, उसका रेजिस्टिविटी नहीं बदलता है। तो इस सवाल का आंसर तो सिंपली एकदम कह सकते हो कि साफ साफ इन्होंने दे रखा है कि सेम मटेरियल का है, लेंथ कुछ भी हो, रेडाई कुछ भी हो, डजंट मैटर। टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट कंसीडर कर लें और सेम मटेरियल कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ खुद ही दे रखा है तो कंसीडर करने का सवाल ही नहीं होता, दे रखा है क्वेश्चन में। तो रेजिस्टिविटी का अगर रेशियो दोनों वायर के लिए अगर आप निकालोगे तो ρ1 अपॉन ρ2 जो हमारा आएगा, या रेशियो सीधा डायरेक्ट लिखो, ये तो 1:1 आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। इसमें इफ एंड बट वाला कोई सवाल ही नहीं है, एकदम सिंपल सा सवाल है। रीजन आप लिख सकते हो बिकॉज द वायर हैविंग सेम मटेरियल या मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो ये रेजिस्टिविटी तो सिंपली हमारा आ गया, लेकिन सवाल उठता है कि रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए, रेजिस्टेंस का कंपैरिजन कैसे किया जाए। तो देखो बच्चों, अब हम सीधा सीधा एक ये वायर ले लिया और एक ये वायर ले लिया, ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है, ये भी ये लेंथ का है, ये भी, इसका जो ये रेडियस है R1 है और इसका ये जो रेडियस है R2 है, ठीक है। सेम मटेरियल के होने की वजह से इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का सेम है। अब इसका R1 निकालो तो क्या होगा, ρL/A। का मतलब जब रेडियस दे रखा है तो इसका एरिया A1 कितना आ जाएगा, πr1² और इसका एरिया कितना आ जाएगा, A2 मान लो तो πr2²। तो R1 बराबर आ गया ρL πr1² एंड R2 सेकेंड वायर के लिए निकाल रहे हो तो ρL πr2²। दोनों को आप यहाँ डिवाइड कर दो तो सीधा सीधा सब कुछ डिवाइड हो जाएगा, ρL फिनिश, पाई से पाई फिनिश, यहाँ से बचा 1/r1² और यहाँ से बचा 1/r2²। तो r2² हमारा ऊपर चला गया, r1² नीचे आ गया, ठीक है, r1² नीचे आ गया। कंपेयर हो गया रेजिस्टेंस कि R1 R2 बराबर R2² R1², ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, इस फार्मूले से कंपेयर कर सकते हैं। सेम ये वाला फार्मूला दोनों ऊपर नीचे रखा, डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, जो रिजल्ट आ जाए वही आपका सही आंसर है, ठीक है। और जब भी सेम मटेरियल लिखा मिले उस समय अगर रेजिस्टिविटी का को कंपेयर करना हो या रेशियो निकालना हो, तुरंत 1:1 लिख देना बिना सोचे समझे, यही एक करेक्ट आंसर है। सेम मटेरियल सेम टेम्परेचर कंसीडर कर लेना कि लेट अस अज्यूम कि टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज सेम, देन देयर रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1:1, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे लोग दे रखा है कि अ वायर ऑफ 9 ओम रेजिस्टेंस हैविंग 30 सेंटीमीटर लेंथ इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अब इन्होंने बोला कि अगर हमारा एक कोई वायर था, ये इसका कुछ भी अपना लेंथ रहा हो, मान लेते हैं ये L लेंथ है, इसका अपना कुछ भी रेजिस्टेंस रहा हो, हमको नहीं पता है, ये ट्रिपल्ड कर दिया गया। अब ये ट्रिपल्ड कर दिया गया है, यानी पहले L लेंथ था, अब वो हो गया है 3L लेंथ हो गया है, 3 गुना हो गया है, और इसका रेजिस्टेंस भी इन्होंने दे रखा है कि 9 ओम है। तो हमें इस वाले वायर का, L लेंथ वाले वायर का रेजिस्टेंस हमको पूछा गया है कि इसका क्या होगा। तो हम सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि जो हमारा R न्यू है वो Rn² इंटू R के बराबर होता है, n² इंटू R के बराबर होता है, या R इनिशियल के बराबर होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये n कैसे निकाला जाए, जो n² है इसमें n हम लोग कैसे इक्वेट करें। तो देखो n निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है कि फाइनल लेंथ रखो, इनिशियल लेंथ रखो और डिवाइड कर दो, जो आ जाए वो n मिल जाएगा। तो देखो हमारा इनिशियल लेंथ क्या था, मतलब इन्होंने साफ साफ बोल ही दिया कि ट्रिपल्ड कर दिया गया है, यानी कि ये जो लेंथ है 3 गुना वाला है, और 3L की वैल्यू इन्होंने 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से L की वैल्यू जब आप निकालोगे इस वाले से, तो L की वैल्यू आपको क्या निकल के आएगा, सिंपली 10 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि हमारा इनिशियल लेंथ था, ठीक। तो फाइनल लेंथ आपको पता है 30 सेंटीमीटर, सॉरी फाइनल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है, जिसके लिए हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम इसमें फार्मूला में रख देंगे कि n बराबर 10, 3 गुना वाला लेंथ हमने रख दिया 30 कर दिया, n की वैल्यू आ गया 1/3। अब r निकालना है तो r न्यू बराबर n² यानी कि 1/3 का स्क्वायर
इंटू आर इनिशियल की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 9 ओम मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 1/9 इंटू 9, 9 कैंसिल 1 ओम। ठीक है, ठीक। तो जनरली वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन करके पूछ लिया गया है, वरना जनरली इसका जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। देखो बच्चों बता रहा हूं मैं, कि इसका जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कोई वायर है एल लेंथ का, जैसे मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर का ही वायर है और इसका अपना एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, और इसको हम 4 टाइम स्ट्रेच कर दिए। तो 4 टाइम जब आप स्ट्रेच करोगे तो ऑब्वियसली इसका इनिशियल लेंथ L1 कह लो 3 सेंटीमीटर था, अब इसका L2 4 टाइम स्ट्रेच किया, मतलब 4 × 3 यानी कि कितना आ गया 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो सीधी सी बात है, 4 टाइम आपने इंक्रीज किया है तो n की वैल्यू हमारा 4 का काम करेगा। n हमारा किसका काम करेगा, 4 का काम करेगा, ये n की वैल्यू है। या सिंपली n निकाल सकते हो कि फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, इनिशियल था 3 से इसको डिवाइड कर दो तो सीधा आपको 4 मिल जाएगा। n की वैल्यू आपको ये मिल गई, सीधा फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लो कि n² इंटू आर इनिशियल, n की वैल्यू हमें 4 मिल गया है तो 4 का स्क्वायर और आर इनिशियल हमारा 6 दे रखा है, तो 4 4 जा 16 इंटू 6 सीधा मल्टीप्लाई कर लो 96 आ जाएगा, 96 ओम। ठीक है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस हमारा 96 हो जाएगा। और जो यहाँ पे क्वेश्चन था उसमें इधर की वैल्यू दे रखी थी, इधर वाला पूछ लिया था, ये रेजिस्टेंस पूछ लिया था, तो हमें थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ा क्योंकि ये 3 टाइम बढ़ाया गया था, मतलब ये 3 टाइम कम है, तो इसीलिए मैंने यहाँ n की वैल्यू 1/3 लिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं।